हेलो बच्चों, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 6, ठीक है, जिसका नाम है त्रिभुज और उसके गुण। मतलब त्रिभुज होते क्या हैं और उसके गुण क्या क्या होते हैं और कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं, उसके गुणधर्म क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें हम इस वाले चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, देखिए त्रिभुज और उसके गुण। हाँ, त्रिभुज 3 रेखाखंडों से बनी एक बंद सरल आकृति है। इसमें 3 शीर्ष, 3 भुजाएं और 3 कोण होते हैं। 3 तो शीर्ष, 3 भुजाएं और 3 कोण, तभी तो उसका नाम त्रिभुज पड़ा है, त्रिभुज। ठीक है, देखिए 3 शीर्ष, एक बी और सी, 3 शीर्ष, 3 भुजाएं ए बी, ए सी और बी सी, 3 भुजाएं हो गई और 3 कोण, 3 कोण ये वाले, कोण एक, कोण बी और कोण सी, 3 एंगल हो गए। तो त्रिभुज 3 शीर्षों से, 3 भुजाओं से और 3 कोणों से मिलके बना है। ठीक है, अब देखो इस डायग्राम में देखते हैं। अब इसमें भुजाएं कौन कौन सी है, देखिए भुजाएं ए बी, बी सी और सी ए, ए बी, बी सी और ए सी, 3 तो भुजाएं हैं। कोण बी ए सी, कोण कौन से हो गए, बी ए और सी। देखो अब जिस कोण की बात की जाती है वो हमेशा बीच में होता है। जैसे बी ए और सी, ये 3 बताया, जैसे ये कोई है, ये बी है, ये ए है और ये सी है, तो बीच वाला जो एंगल होता है उसको बीच में लिखते हैं एंगल। तो इसको ऐसे डिनोट किया जाता है कि बी ए सी, तो हम एंगल ए की बात कर रहे हैं। अब एंगल ए बी सी, ठीक है, ए बी और सी यानी बीच वाले की बात की है, तो एंगल बी की बात कर रहे हैं। तो एंगल, सिर्फ इसको एंगल बी नहीं लिखेंगे, मतलब वो एंगल कहाँ से शुरू हो रहा है, उसकी लेंथ क्या है, ए बी और सी, तो बीच वाले एंगल की बात की। मतलब जो उसकी 2 भुजाएं होती हैं उनके बारे में भी लिखा जाता है, ए बी और सी, तो एंगल बी की बात हो गई। अब बी सी ए, अब बी सी और ए यानी एंगल सी की बात हो गई, है ना, तो बीच वाले एंगल की बात। अब शीर्ष, शीर्ष कौन से हैं, जो कोने, शीर्ष मतलब कोने कौन कौन से हैं इसमें, जैसे वर्टेक्स, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्टेक्स, ए बी और सी, ये 3 इसके शीर्ष हैं। ठीक है, हाँ, अब शीर्ष ए की सम्मुख भुजा बी सी है। अब शीर्ष ए कौन सा है, सबसे पहले शीर्ष ए देखिए आप, शीर्ष ए ये है, इसकी सम्मुख भुजा कौन सी है, बी सी, है ना। अब ए बी के सम्मुख कोण का नाम बता सकते हैं, अब भुजा ए बी के, अब ठीक है ए बी कहाँ है, ये बी, इसके सम्मुख कोण कौन सा है, मतलब जिस भुजा के जस्ट अपोजिट वाला, सामने वाला कोण यानी कोण सी, तो इसके अपोजिट वाला कोण कौन सी है ना। हाँ, अब त्रिभुज का वर्गीकरण एक तो भुजाओं के आधार पर कर सकते हैं और एक कोणों के आधार पर किया जा सकता है। मतलब उसमें भुजाओं के आधार पर तीनों भुजाएं बराबर है, तीनों भुजाएं, 2 भुजाएं बराबर है या तीनों भुजाएं बराबर नहीं है। और तीसरा कोणों के आधार पर न्यून कोण है, अधिक कोण है, समकोण है, तो 2 आधार पर हम वर्गीकरण त्रिभुज का कर सकते हैं, एक तो भुजाओं के आधार पर और एक कोणों के आधार पर। देखिए भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर, पहला पढ़ते हैं भुजाओं के आधार पर। मतलब भुजाओं के आधार पर कोण कितने, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, जैसे विषम बाहु, समद्विबाहु और समबाहु। अब देखो तीनों में अपन डिफरेंस देखते हैं। विषम बाहु, विषम बाहु यानी जिसकी तीनों भुजाएं समान नहीं होती है, यानी ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है, तीनों भुजाएं अलग अलग होती है, तो उसे हम विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। दूसरा समद्विबाहु, समद्विबाहु मतलब नाम से ही पता चल रहा है 2 भुजाएं समान होगी। और तीसरा समबाहु यानी तीनों भुजाएं बराबर होगी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्केल एंड ट्राइंगल्स, जिसको विषम बाहु बोलते हैं। आइसोस्केल ट्राइंगल जिसको बोलते हैं समद्विबाहु, ठीक है, समद्विबाहु, ये जिसमें 2 भुजाएं समान होती है, जैसे ये वाली भुजा और ये भुजा, ये दोनों समान है और तीसरी भुजा अलग है। अगला
समबाहु, तीसरा जिसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसको हिंदी में बोलते हैं समबाहु। आपको इंग्लिश की टर्म भी याद रखनी चाहिए, आगे काम आती है। कभी हिंदी और इंग्लिश दोनों पता हो तो अपन को पता रहता है कि हाँ ये ट्रायंगल है। एक्चुअली नॉलेज तो अपन को दोनों का होना चाहिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों का। तो सम इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज, जिसमें तीनों भुजाएं बराबर होती है। ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 होगी और ये भी 3 होगी। ठीक है, अब सेकंड पढ़ रहे थे अपन कोणों के आधार पर, न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण। ये तो आप जानते ही हैं। न्यून कोण क्या होता है? 90 से कम, अधिक कोण 90 से ज़्यादा और समकोण 90 डिग्री। तो देखो ये कौन सा है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूट एंगल। ठीक है, मैं आपको इंग्लिश टर्म भी बताती जाऊंगी साथ साथ में। इसको बोलते हैं न्यून कोण। ये जो 90 से कम हो सकता है, मतलब 40, 50, 30 कुछ भी हो सकता है, लेकिन 90 से कम होना चाहिए। दूसरा अधिक कोण, अधिक कोण, ठीक है, जो 90 से ज्यादा हो, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एब्ट्यूज एंगल। ठीक है, जो 90 से ज्यादा हो, जैसे 110, 120, 140, लेकिन 180 से ज्यादा नहीं। ठीक है। थर्ड है राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका मान 90 डिग्री हो, वो राइट एंगल ट्रायंगल है। जैसे एग्जैक्ट 90 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री, वो होता है राइट एंगल ट्रायंगल या समकोण कहलाता है। अब आपको क्लियर हुआ? देखिए, त्रिभुजों का वर्गीकरण हमने 2 आधार पे किया। एक तो भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर विषमबाहु, समद्विबाहु और समबाहु। विषमबाहु क्या था? जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो, तीनों भुजाएं। ठीक है। दूसरा था समद्विबाहु। समद्विबाहु नाम से ही पता चल रहा है उसकी 2 भुजाएं समान है और तीसरी भुजा अलग है। तीसरा समबाहु, जिसकी तीनों भुजाएं समान है, वो समबाहु। दूसरा वर्गीकरण है कोणों के आधार पर। कोण, न्यून कोण 90 से कम, अधिक कोण 90 से ज्यादा और समकोण 90 डिग्री। ठीक है, ये क्लियर हो गया त्रिभुजों का वर्गीकरण। अब प्रयास कीजिए, त्रिभुज ABC के 6 अवयव भुजाओं, 3 भुजाओं और 3 कोणों के नाम बताइए। वही 3 भुजाओं, भुजा के आधार पर अपन बता सकते हैं 3 भुजाएं कौन कौन सी है ABC में, AB, BC और AC। ठीक है, और 3 कोण कौन कौन से हैं? तो कोण A, कोण B और कोण C, 3 कोण हो जाएंगे, है ना। हाँ, अब हमें एक त्रिभुज PQR है के शीर्ष Q की सम्मुख भुजा निकालनी है। कोई त्रिभुज P, Q और R है। अब हमें किसकी सम्मुख भुजा निकालनी है? शीर्ष Q की। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, कौन से शीर्ष की बात की है और किसकी सम्मुख भुजा की है। शीर्ष Q की सम्मुख भुजा कौन सी हो गई? PR, है ना। नेक्स्ट L त्रिभुज, ये त्रिभुज का साइन है। देखो त्रिभुज और कोण में डिफरेंस, ये वाला अगर साइन है तो ये त्रिभुज का है और ये वाला साइन है तो ये कोण का है। जैसे ये पूरे त्रिभुज की बात की, जैसे अगर मैं इन दोनों में डिफरेंस, अगर मैं ये लिखती हूँ त्रिभुज L, M और N, और मैं एक लिखती हूँ एंगल L, M, N कोण, तो त्रिभुज L, M, N ये पूरे त्रिभुज की बात कर रहा है और कोण L, M, N यानी सिर्फ ये M की बात कर रहा है, बीच वाला कोण, तो वो कोण से प्रदर्शित होता है। और त्रिभुज, पूरे त्रिभुज को प्रदर्शित करने के लिए त्रिभुज बताते हैं। तो हम त्रिभुज L, M, N की भुजा LM का सम्मुख कोण, तो पहले तो त्रिभुज L, M, N बनाएंगे, L, M और N। इसमें LM की भुजा LM का सम्मुख कोण, ये LM है, L और M ये भुजा हो गई। इसका सम्मुख कोण कौन सा हो गया? N। ठीक है, ये वाला इसका सम्मुख कोण होगा। तीसरा त्रिभुज RST की भुजा RT का सम्मुख शीर्ष, सम्मुख शीर्ष और सम्मुख कोण दोनों में अलग अलग डिफरेंस है। तो RST की, ये कोई त्रिभुज RST है और उसकी भुजा कौन सी है? RT, R और T ये वाली। ठीक है, इसके सामने का शीर्ष, शीर्ष से सिर्फ एक
नंबर होगा, जैसे आर होगा, एस होगा, टी होगा। लेकिन अपन एंगल की बात करते हैं तो एंगल को अपन ऐसे डिनोट करेंगे, आर एस और टी, तो एंगल एस की बात होगी। और सिर्फ शीर्ष की बात होगी तो शीर्ष एस होगा, ऐसे दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, नेक्स्ट। आकृति 6.2 को देखिए तथा त्रिभुजों में से प्रत्येक का वर्गीकरण कीजिए भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर। देखो फर्स्ट वाला, ये 8 है, ये भी 8 है और ये 5 है, तो ये कौन सा त्रिभुज दिख रहा है जिसमें दो भुजाएं समान हो? कौन सा होता है? समद्विबाहु। ठीक है, भुजाओं के आधार पर तो ये समद्विबाहु हो गया। और इसमें ये कौन सा ट्रायंगल है? जैसे देखा जाए तो इसमें सारे कोण न्यून कोण है, यानी ये न्यून कोण भी हो गया और इसमें समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। भुजाओं के आधार पर तो समद्विबाहु और कोण के आधार पर न्यून कोण। ठीक है, नेक्स्ट। ये वाला दिखने में दिख रहा है राइट एंगल है, ये राइट एंगल है लेकिन ये दोनों न्यून कोण है। ठीक है, और दूसरी चीज, ये तो कोण के आधार पर हो गया, लेकिन और भुजाओं के आधार पर देखा जाए तो ये 10, ये 8 और ये 6 तीनों ही भुजा समान नहीं है, तो कौन सा हो गया? विषमबाहु। नेक्स्ट, ये 7 है, ये 7 है, ये हमें पता नहीं है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है 7 ही हो, अलग हो सकती है। अगर 7 होती तो ये मेंशन कर देता कि 7 है, इसका मतलब ये 7 नहीं है। तो दो भुजाएं तो समान है और एक अलग है, कौन सा था वो? समद्विबाहु। ठीक है, और इसमें अगर कोणों की बात की जाए तो ये न्यून कोण, ये भी न्यून कोण और ये अधिक कोण है, ये वाला एक, क्योंकि 90 से ज़्यादा जा रहा है तो ये अधिक कोण है कोणों के आधार पर देखा जाए तो। अगला ये वाला 4th क्वेश्चन, ये 5.2 है, ये भी 5.2 है और ये भी 5.2 है। ठीक है, तो तीनों भुजाएं समान है। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान थी वो कौन सा था? समबाहु। समद्विबाहु और समबाहु दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। समद्विबाहु में दो भुजाएं समान है और समबाहु में तीनों ही भुजाएं समान है, ये वाली। तो ये वाला कौन सा त्रिभुज हो गया? समबाहु। और एंगल के आधार पर देखिए अपन, कोणों के आधार पर तो तीनों ही न्यून कोण है, यानी तीनों, एक बार दिमाग लगाए तो तीनों कोण बराबर है। और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो यानी तीनों कितने के हो गए? 60 के हो गए तीनों कोण, है ना। अब ये देखिए, ये 3 है और ये 3 है और ये 60 सेंटीमीटर है, यानी दो भुजाएं तो समान है 3 और 3 की, और तीसरी 7 सेंटीमीटर है, यानी 3 क्या हो गए? समद्विबाहु, दो भुजाएं समान है। और अगर कोणों की बात की जाए तो ये न्यून कोण, ये भी न्यून कोण और ये अधिक कोण। न्यून कोण मतलब जैसे दिख रहा है 90 डिग्री से कम है, और ये अधिक कोण यानी एक बेस ये माने तो ये 90 से ज़्यादा जा रही है, तो ये 90 डिग्री है। ठीक है, नेक्स्ट, ये 6 और ये 6 और 6 दोनों 6 हो गए। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया? समद्विबाहु। ठीक है, और ये है 90 डिग्री। ठीक है, यानी समकोण है। चलो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। अब नया टॉपिक है त्रिभुज की माध्यिकाएं। माध्यिकाएं क्या होती है? माध्यिकाएं मतलब अगर सामने वाले पॉइंट से, सामने वाले जो शीर्ष है उससे सामने वाली भुजा पर अगर एक रेखा, लंबवत रेखा डाली जाए और वो सामने वाली रेखा को दो बराबर भागों में बांटे तो वो माध्यिका कहलाती है। जैसे देखो, ये कोई त्रिभुज ए, बी और सी है, ये वाला शीर्ष ए से कोई रेखा डाली जाती है बिंदु डी पर, बिंदु डी जिसको डाला और BC पर डाली गई है, ये जो इस रेखा को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। इसका मतलब है कि BD इक्वल टू DC। तो रेखा AD जो है वो मेरी कहलाएगी माध्यिका। ठीक है, AD माध्यिका कहलाएगी। तो सामने वाले बिंदु से, शीर्ष से सामने वाली रेखा पर जो एक लंबाई की जो रेखा डाली जाती है जो सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है तो वो माध्यिका कहलाती है। ठीक है, ये देखो, रेखाखंड AD जो भुजा BC के मध्य बिंदु D को सम्मुख शीर्ष A से मिलाती है त्रिभुज की एक माध्यिका है। ठीक है,
अब देखो, सोचिए, चर्चा कीजिए और लिखिए। क्वेश्चन 1, एक त्रिभुज में कितनी माध्यिकाएं हो सकती हैं? कितनी हो सकती है माध्यिकाएं? एक त्रिभुज खींचते हैं, ये मैंने कोई त्रिभुज खींच दिया, ठीक है। अब इसमें कितनी माध्यिकाएं हो सकती है? जैसे ये कोई ए, बी और सी है। अगर मैं शीर्ष ए की बात करूं तो इससे सामने वाली भुजा पर 1, बी की बात करूं तो इससे सामने वाली भुजा पर 2 और सी की बात करूं तो सामने वाली भुजा पर 3। तो कितनी हो गई माध्यिकाएं? 3, ठीक है। नेक्स्ट, क्या एक माध्यिका पूर्णतया त्रिभुज के अंदर में स्थित होती है? यदि आप समझते हैं कि यह सत्य नहीं है तो उस स्थिति के लिए एक आकृति खींचिए। त्रिभुज की माध्यिकाएं त्रिभुज के अंदर ही होती है, ये कहना चाह रहा है कि जैसे मैंने एक त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज था मेरा कोई, ये जो अभी अपन ने खींचा, ये तो इसकी जो माध्यिका है वो इस त्रिभुज के अंदर ही होती है या जैसे बाहर भी हो सकती है? त्रिभुज की माध्यिका हमेशा त्रिभुज के अंदर ही होगी, क्योंकि ए शीर्ष से जब BC को 2 बराबर भागों में बांटेंगे तो वो भुजा BC त्रिभुज के अंदर ही होगी, तो उसको बांटने के लिए वो अंदर ही पॉइंट स्थित होना चाहिए, बाहर कभी भी नहीं होगी उसकी माध्यिकाएं, ये ध्यान रखना, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे, जैसे शीर्ष लंब पढ़ेंगे, उसमें वो बाहर भी हो सकता है लेकिन माध्यिका अंदर ही रहेगी, हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, अब हम अगला पॉइंट पढ़ते हैं, त्रिभुज के शीर्ष लंब। शीर्ष और लंब, जैसे नाम से ही कभी कभी अपन को समझ में आ जाता है कि इसका मतलब क्या होता है। जैसे माध्यिका 2 बराबर भागों में बांटने वाली, मध्य बिल्कुल मध्य में जो बांटती है उसको माध्यिका कहते हैं। और शीर्ष लंब, शीर्ष से जो लंब डाला जाता है उसको शीर्ष लंब कहते हैं, ठीक है। अब देखो, जैसे ये कोई त्रिभुज A, B और C है, इसमें A से कोई लंब डाला BC पर, लंब है वो 90 डिग्री होगा हमेशा। माध्यिका में तो क्या था, वो सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांट रही थी, और जरूरी नहीं है कि वो लंब हो, वो किसी भी एंगल में हो सकता है, लेकिन वो सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांट रही थी, और इसमें वो लंब डाल रही है, और जरूरी नहीं कि वो 2 बराबर भागों में बटे। देखो, मैं आपका कंफ्यूजन दूर करती हूँ। ठीक है, ये मैंने डाला, इसको 2 बराबर भागों में बांटा, तो ये यहाँ बटेगा। अब ये एंगल 90 डिग्री तो नहीं लग रहा हमको, ये देखो अलग एंगल है, ये 90 नहीं है, लेकिन अगर मैं यहाँ से एंगल खींचूं तो ये 90 डिग्री हो रहा है, ठीक है। तो माध्यिका इसको 2 बराबर भागों में बांटेगी, ठीक है, लेकिन शीर्ष लंब बराबर भागों में बांटे जरूरी नहीं है। ये देखो, शीर्ष लंब ये 90 डिग्री हो रहा है ये, और माध्यिका ये वाली है जो इसको 2 बराबर भागों में बांट रही है, ठीक है। ये तो माध्यिका तो टेढ़ी लाइन भी हो सकती है, लेकिन शीर्ष लंब हमेशा 90 डिग्री होगा, ये बात हमेशा ध्यान रखना, दोनों में यही डिफरेंस है। और कभी कभी ये भी हो सकता है कि माध्यिका और शीर्ष लंब दोनों एक ही हो, वो उस कौन से वाले त्रिभुज में होगा, समबाहु त्रिभुज में, ये अब आगे देखेंगे। ये देखो शीर्ष लंब, ठीक है। अब इसमें रेखाखंड जो शीर्ष A से सीधा और ऊर्ध्वाधर नीचे BC तक और उस पर लंबवत होता है, इसकी ऊंचाई होती है। रेखाखंड AL त्रिभुज का एक शीर्ष लंब है। ये जो AL है वो इसका शीर्ष लंब है, जो एग्जैक्ट सीधा सीधा होता है वो, और वो ही त्रिभुज की लंबाई प्रदर्शित करता है, शीर्ष लंब, और वो हमेशा 90 डिग्री का होगा, ठीक है। अब एक त्रिभुज में कितने शीर्ष लंब हो सकते हैं? एक त्रिभुज में कितने शीर्ष लंब हो सकते हैं? जितनी माध्यिकाएं हो सकती थी, अपन ने उस केस में पढ़ा था, तो शीर्ष लंब भी 3 हो सकते हैं। जैसे ऐसे सीधे सीधे डालेंगे, जैसे इस त्रिभुज की बात करें तो ये भी 3 हो सकते हैं। अब देखो आगे वाला क्वेश्चन, निम्न त्रिभुजों में A से BC तक अनुमान से शीर्ष लंब खींचिए, ठीक है। मुझे A से भुजा BC पर खींचना है। अगर A से मैं खींचूँ सीधा सीधा, यहाँ आ गया 90 डिग्री। अब देखिए, इस A से खींचूंगी BC पे, ये तो सीधा सीधा आ गया। अब आप बोलोगे ये तो बिल्कुल इसकी भुजा पे ही सीधा सीधा आ रहा है, तो ये शीर्ष लंब होगा क्या? बिल्कुल होगा। शीर्ष लंब इसका ये खुद एक शीर्ष लंब है, इसकी भुजा, तो इसको हम शीर्ष लंब ही कहेंगे। अब देखो नया केस आ रहा है इसमें,
अब ए बी सी है, अब आप बोलोगे अरे यार इसमें मैं शीर्षलंब डालूँ कहाँ, इसमें तो त्रिभुज ही टेढ़ा हो जा रहा है, अब शीर्षलंब डालूंगा तो मैं ये त्रिभुज के बाहर आ जाएगा, अब मैं क्या करूँ, आप कंफ्यूज हो गए। कोई दिक्कत नहीं है, अपन तो जैसे शीर्षलंब डालते थे वैसे ही डालेंगे। देखो ए से डालो, ये डाला, बस ये इसका शीर्षलंब हो गया, चाहे वो त्रिभुज के बाहर भी आए। लेकिन माध्यिका वाले केस में क्या हो रहा था, हमेशा माध्यिका त्रिभुज के अंदर आती थी। उसने क्वेश्चन पूछा था ना, क्या माध्यिका त्रिभुज के अंदर ही होती है हमेशा, तो वो अंदर ही होगी। अब जैसे इसकी मैं माध्यिका खींचूं तो देखो इसकी अगर माध्यिका खींचूं मैं तो माध्यिका यहाँ आएगी, ये तो वो हमेशा त्रिभुज के अंदर ही लाई करेगी, त्रिभुज के अंदर ही होगी। लेकिन शीर्षलंब बाहर भी हो सकता है इस वाले केस में। ठीक है, समझ में आया? देखो अब इसने क्वेश्चन पूछ भी लिया। देखो, क्या एक शीर्षलंब पूर्णतया त्रिभुज के अभ्यंतर में सदैव स्थित होगा? यदि आप समझते हैं यह सत्य होना आवश्यक नहीं है तो उस स्थिति के लिए एक आकृति खींचिए। ये इसी की बात की कि हमेशा के अंदर ही होगा, नहीं बाहर भी हो सकता है। और ये देखो इस वाले केस में हुआ ना, बाहर त्रिभुज ऐसा था, ये देखो त्रिभुज इस आकृति का था, ये ए बी और सी वाला इस त्रिभुज की बात कर रहे थे हम, है ना। तो इसमें अब फिर मैंने शीर्षलंब खींचा था तो वो सीधा सीधा आया ऐसे, तो कहाँ हो गया, बाहर हो गया ना। तो ये वाली कंडीशन गलत हो गई। नेक्स्ट, क्या आप कोई ऐसा त्रिभुज सोच सकते हैं जिसके दो शीर्षलंब उसकी दो भुजाएं हो, उसके दो शीर्षलंब हो और उसकी दो भुजाएं हो। अब ये वो वाला कौन सा केस था, सेकंड वाला, जो सेकंड आकृति नहीं थी सेकंड क्वेश्चन में, ये वाली समकोण वाली। तो हो सकता है जैसे अगर मैं ये ऐसा कोई त्रिभुज खींचूं, ये ठीक है, तो इसकी एक शीर्षलंब की बात करूं मैं, अगर ये कोई ए है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, तीन कोई नाम दे दिया मैंने इनको ए बी सी। ठीक है, तो अगर ए से मैं खींचूं शीर्षलंब तो ए सी इसका शीर्षलंब हो गया, और बी से मैं खींचूं शीर्षलंब तो बी सी इसका शीर्षलंब हो गया। अब ये तो खुद भुजाएं ही इसका शीर्षलंब हो गई। ठीक है, तो ये वो वाला केस होगा जिसमें ये पूछा इसने कि क्या कोई ऐसा त्रिभुज सोच सकते हैं जिसकी दो शीर्षलंब उसकी भुजाएं हो, ये वाला केस। थर्ड, फिफ्थ क्वेश्चन, क्या किसी त्रिभुज की माध्यिका व शीर्षलंब एक ही रेखाखंड हो सकता है? मतलब उसकी माध्यिका और शीर्षलंब एक ही रेखाखंड हो सकता है, ये वाला अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। तो वो कौन सा त्रिभुज होगा, वो समबाहु त्रिभुज होगा। देखो मैं बना के बताती हूँ, ये कोई त्रिभुज है बराबर। अब इसमें अगर माध्यिका खींचूं मैं, पहले तो इनको मैं नाम दे देती हूँ ए बी सी। अब ये कोई त्रिभुज, बिंदु ए से मैंने कोई माध्यिका खींची, ठीक है, और यही इसका लंब भी होगा क्योंकि ये 90 डिग्री भी है और इसको बराबर भागों में भी बांट रहा है, तो यानी ये इसकी माध्यिका भी हो गई और ये इसका शीर्षलंब भी हो गया। तो वो किस केस में होगा, जब मेरा त्रिभुज समबाहु होगा, क्योंकि दोनों भुजाएं बराबर होगी। अगर देखो जैसे थोड़ी सी भुजा अगर मैंने चेंज कर दी, जैसे मैंने ये कर दी, ऐसा कोई दूसरा त्रिभुज बना दिया जिसमें अगर भुजाएं सेम नहीं है, तो इसमें अगर माध्यिका खींचूं मैं तो माध्यिका तो मेरी यहाँ आएगी, और शीर्षलंब की बात करो तो शीर्षलंब तो मेरा सीधा सीधा यहाँ आएगा। तो किसी भी केस में माध्यिका और शीर्षलंब सेम नहीं होंगे, सिर्फ एक त्रिभुज के केस में होंगे। कौन सा त्रिभुज है वो, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु यानी जिसकी तीनों भुजाएं समान है, वो वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अब हम करते हैं प्रश्नावली 6.1। पहला सवाल, फर्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा क्यू आर का मध्य बिंदु डी है। इसने कोई कंडीशन, एक त्रिभुज दिया है पी क्यू आर, ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन, पी क्यू आर, उसमें क्यू आर का मध्य बिंदु डी है, डी उसका मध्य बिंदु है, यानी उसको जो काटने वाली रेखा वो कौन है, माध्यिका। और एम क्या दिख रहा है, 90 डिग्री, यानी वो क्या था, 90 डिग्री में लंबवत क्या थी, जो शीर्षलंब था ना, यानी एक तरह से देखा जाए तो ये तो माध्यिका दिख रही है और ये इसका शीर्षलंब दिख रहा है। ये आपके समझाने के लिए लिख रही हूं मैं, ठीक है। ये माध्यिका दिख रही है और ये इसका शीर्षलंब दिख रहा है,
ठीक है, तो अब इसने क्वेश्चन क्या पूछे देखते हैं। देखो पहला PM क्या है, PM क्या है, तो PM इसका शीर्ष लंब। PD क्या है, इसकी माध्यिका। ठीक है, हाँ। अब कंडीशन पूछी एक QM। अब QM कहाँ है, पहले मार्क कर लो, QM है कहाँ, Q और M ये इतना, फिर है MR ये वाली और ये डिस्टेंस, क्या ये बराबर है, आपको बराबर दिख रही है, नहीं, क्योंकि ये बराबर नहीं है, क्योंकि वो जो जिस एंगल पे काट रहे हैं ना वो शीर्ष लंब है, और शीर्ष लंब जरूरी नहीं है कि उसको सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटे, और जो बांट रही है वो उसको बराबर भागों में वो माध्यिका है और वो पॉइंट D है, तो यानी ये वाली कंडीशन सही नहीं है। नेक्स्ट, निम्न के लिए अनुमान से आकृति खींचिए। त्रिभुज ABC में BE एक माध्यिका है, ये कोई हम त्रिभुज ABC ले लेते हैं, A B और C कोई त्रिभुज है और BE इसकी माध्यिका है, तो ठीक है, इसको 2 बराबर भागों में बांट रही है, क्या दिक्कत है, ये वाली इसकी माध्यिका हो गई है ना, माध्यिका ये, और इसको 2 बराबर भागों में बांट दिया बस। अगला, PQR में PQ और PR त्रिभुज के शीर्ष लंब है। त्रिभुज PQR है मेरा कोई, ये हो गया PQR, हाँ, PQ और R कोई त्रिभुज है, इसमें इसके PQ और PR दोनों शीर्ष लंब हो गए कि नहीं हो गए। ये राइट एंगल ट्राइंगल में यही प्रॉपर्टी होती है कि अगर ये सामने वाला और Q से खींचे और R से खींचे तो ये दोनों इसके शीर्ष लंब हो गए, तो ये वो वाली कंडीशन होगी। अगला, ट्राइंगल XYZ में XYL एक शीर्ष लंब उसके बही भाग में स्थित है, मतलब उसके बाहर की साइड में, तो ये वो कौन सी वाली कंडीशन हो गई। ये पहले तो मैंने कोई ट्राइंगल बना दिया, ये X Y और Z, सिर्फ इस ट्राइंगल की बात करें अपन, ये वाला, ये अंदर वाला है ना, ये वाला ट्राइंगल, तो इसमें और YL इसके Y और L, ये YL इसके बाहर की साइड में शीर्ष लंब है, तो ये देखो शीर्ष लंब बाहर की साइड में भी हो सकता है, ठीक है, तो ये त्रिभुज X Y और Z ये हो गया और इसके YL बाहर की तरफ शीर्ष लंब हो गया, ठीक है। आकृति खींचकर पुष्टि कीजिए कि क्या एक समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष लंब और माध्यिका एक ही रेखाखंड हो सकता है। तो ऐसी कौन सी कंडीशन होगी, मैंने पहले ही बताया, वो कौन सा त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज, जिसमें A B और C तीनों बराबर है, A B और C ये तीनों भुजाएं बराबर होगी, ठीक है। तो अगर इस पे माध्यिका खींचूं तो भी AD ही होगी, और अगर शीर्ष लंब खींचूं तो भी AD ही होगी, तो AD इक्वल टू माध्यिका इक्वल टू शीर्ष लंब, यानी ये सारी चीजें एक ही होगी समद्विबाहु त्रिभुज में, ठीक है। अब हम अगला पॉइंट पढ़ते हैं 6.4, त्रिभुज का बाह्य कोण और उसके गुण। बाह्य कोण, एक तो होता है अंतः कोण, एक होता है बाह्य कोण। बाह्य कोण यानी बाहर साइड में जो कोण बनता है, बाहर की तरफ बनने वाला कोण बाह्य कोण कहलाता है, ठीक है। अब देखिए, जैसे मैंने कोई बनाया त्रिभुज, ये कोई त्रिभुज, ठीक है, तो ये वाला जो कोण होगा वो इसका बाह्य कोण कहलाएगा। जैसे मैं इस कोण को नाम दे दिया 1, एंगल 2, एंगल 3, तो एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों तो होंगे अंतः कोण, और एंगल 3 वो होगा इसका बाह्य कोण। अब हम इसकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, विशेषताएं के बारे में पढ़ेंगे कि इनके क्या क्या गुणधर्म होते हैं, ये आपस में एक दूसरे से कैसे रिलेशन रखते हैं, ठीक है। देखो, अब इसने एक इंपॉर्टेंट लाइन बोली है, किसी त्रिभुज का बाह्य कोण अपने दोनों सम्मुख कोणों के अंतः कोण के योग के बराबर होता है। इसका मतलब ये है कि किसी त्रिभुज का बाह्य कोण अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। जैसे इसका मतलब है एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। ये चीज आप याद रख लो कि
बाह्य कोण दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, और वो अंतः कोण सामने वाले होंगे। जैसे 3 है तो उसके जस्ट पास वाला अंतः कोण नहीं लेना है, जैसे आपने यही ले लिया, ये वाला नहीं, उसके सामने अपोजिट वाले जो अंतः कोण होंगे वो 1 और 2 वो वाले इसके अंतः कोण हो गए, वो उन दोनों के बराबर होगा। तो ये इसने इसको प्रूव करके बताया है। देखिए कैसे प्रूव किया। अब ये कोई त्रिभुज A, B और C है ना, और इसमें कोई एक बिंदु C है जिसमें x + y के बराबर है, और ये आपस में ये रेखाएं लंबवत है, जैसे समांतर है, जैसे AB को आगे बढ़ाया जाए और CE को आगे बढ़ाए तो ये आपस में पैरेलल है, मतलब एक समांतर रेखा है। तो समांतर रेखाओं की प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने कि उनके कुछ कोण बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं, है ना। तो पहले इसने क्या किया है, इसको प्रूव किया है। हाँ देखो, हमको ये दिखाना है कि एंगल ACD, AC और D, ये वाले एंगल की बात हुई, ये इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B, ये एंगल और ये एंगल के बराबर है, ये अपन को दिखाना है। मतलब अंतः कोणों का योग बाह्य कोण के बराबर होता है, यही अपन को प्रूव करना है इसमें। देखो सबसे पहले अपन लेके चलते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल X, क्योंकि ये Z पे बन रहे हैं। देखो, और हमने पढ़ा था कि जो कोण Z पर बनते हैं यानी वो एकांतर कोण होते हैं, ठीक है, तो वो बराबर होंगे। तो यानी एंगल 1 इक्वल टू एंगल X, ये वाला प्रूव हो गया। ये सेकंड, एंगल 2 इक्वल टू एंगल Y, ये एंगल 2 है वो एंगल Y के बराबर है। क्यों? क्योंकि देखो ये एक की तरफ बने कोण है, तो कौन से हो गए, संगत कोण, क्योंकि AB और CE दोनों आपस में पैरेलल है, पैरेलल लाइन से आपस में, तो पैरेलल लाइंस पे एकांतर कोण समान होते हैं, संगत कोण भी समान होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट और ये सेकंड है, इन दोनों को अगर मैंने जोड़ा तो इक्वल टू के जो दोनों साइड में होते हैं, तो इक्वल टू के इस साइड वाली एक साथ जुड़ेगी और इस साइड वाली एक साथ जुड़ेगी, तो 1 और 2 आपस में जुड़ेंगे और x और y आपस में जुड़ेंगे, तो 1 + 2 और x + y ये आपस में जोड़ दिए, तो 1 + 2 इक्वल टू x + y, ये आ गया। अब हम, ठीक है, 1 + 2 इक्वल टू x + y। हाँ, अब पूरे x + y का मान क्या है, एंगल C दिख रहा है, तो इससे प्रूव हो गया कि एंगल 1 + एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल C, यानी अंतः कोणों का योग बाह्य कोण के बराबर है। और यही हमको प्रूव करना था कि एंगल 1 + 2 इज इक्वल टू एंगल ACD, ठीक है। किसी त्रिभुज में बाह्य कोण और उसके दोनों सम्मुख अंतः कोणों के बीच यह संबंध त्रिभुज के बाह्य कोणों के गुण के नाम से भी जाना जाता है ना, ठीक है। अब हम बाह्य कोण कैसे भिन्न भिन्न प्रकार से बना सकते हैं, इधर भी बना सकते हैं, इधर भी बना सकते हैं, इधर भी बना सकते हैं, ऐसे आपस में, मतलब बहुत सारे जो बाहर की साइड में जो आगे रेखा बढ़ाने पर जो कोण बनता है वो उसका बाह्य कोण हो गया, मतलब जो त्रिभुज के बाहर की साइड में होता है वो वाला कोण, ठीक है। हाँ, ये और किसी त्रिभुज के एक बाह्य कोण और उसके संलग्न अंतः कोणों के योग के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ये कह रहा है कि त्रिभुज के अंतः कोण, ये कोई त्रिभुज था, ठीक है, ये कोई त्रिभुज था, इसका ये अंतः कोण था और एक बाह्य कोण था, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, ये दोनों हमेशा, तो एंगल 1 और एंगल 2, तो ये एंगल 1 + एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री होगा हमेशा, हम जानते हैं, क्योंकि एक ये जो रेखा है वो एक सीधी रेखा है देखा जाए तो, और वो कौन सी होती है, 180 डिग्री, तो ये हमेशा A1 + 2 का जो सम होगा या योग होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। अब उदाहरण देख लेते हैं एक बार, इसमें x का मान निकालना है, x का मान अभी हमने पढ़ा कि अंतः कोणों का योग बाह्य कोण के बराबर होता है, यानी 50 + x इक्वल टू 110,
और x तो इधर रह जाएगा और 50 डिग्री उधर चला जाएगा, तो 110 माइनस 50 डिग्री यानी कितना हो गया 60। तो इस एंगल का मान आ गया 60 डिग्री, क्योंकि हम जानते हैं कि बाह्य कोण इक्वल टू अंतः कोणों के योग के बराबर। ठीक है, अब सोचिए, चर्चा कीजिए और लिखिए। प्रत्येक दशा में अंतः सम्मुख कोणों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? जब एक बाह्य कोण एक समकोण हो, मतलब बाह्य कोण समकोण हो, जैसे बाह्य वाला कोण समकोण हो, तो अंदर वाले कोण कैसे होंगे, ये यूँ कहना चाह रहा है। तो अंदर वाले कोण न्यून कोण हो सकते हैं, ये देखिए न्यून कोण, क्योंकि बाह्य कोण यानी ये 45 और 45 डिग्री के होंगे दोनों कोण। अब बाह्य वाला कोण अधिक कोण है, ठीक है, तो अंदर वाले क्या होंगे, अंतः सम्मुख कोणों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। और अब जब थर्ड वाला एक न्यून कोण होगा, तो अगर जैसे बाहर वाला अधिक कोण है तो अंदर वाला न्यून कोण होगा। ये देखो, अगर ये 90 डिग्री है बाह्य कोण, तो अंदर वाला भी 90 डिग्री होगा। सेकंड, अगर बाहर वाला अधिक कोण है, ये देखो अधिक कोण है, तो अंदर वाला न्यून कोण होगा। और अगर अंदर वाला न्यून कोण है, बाहर वाला न्यून कोण है, तो अंदर वाला अधिक कोण होगा। ये तो मतलब जैसे वो डिपेंड करता है कि जैसे अगर वो बाहर वाला अधिक है तो अंदर वाला न्यून है, वो समकोण है तो ये वाला भी समकोण होगा। तो अलग अलग कंडीशन इसमें फॉलो होगी। अगला क्वेश्चन, किसी त्रिभुज में एक बाह्य कोण की माप 70 डिग्री है और उसके अंतः सम्मुख कोणों में से एक की माप 25 डिग्री है, तो दूसरे अंतः सम्मुख कोण का माप ज्ञात कीजिए। मतलब एक तो है 70 डिग्री, हाँ, एक है 25 डिग्री और एक दूसरे का मान है निकालना है, और इसका एंगल का मान है 70 डिग्री। तो हम जानते हैं बाह्य कोण इक्वल टू अंदर वाले अंतः कोणों का योग। तो x इज इक्वल टू, ये देखिए x इज इक्वल टू 25, x प्लस 25 इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो x की वैल्यू आ गई 70 माइनस 25, तो x की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट, यदि किसी त्रिभुज में दो अंतः सम्मुख कोणों की माप 60 और 80 डिग्री है, तो उसके बाह्य कोणों की माप ज्ञात कीजिए। दो अंतः कोण इसके 80 और 60 डिग्री है, तो बाह्य कितना होगा, दोनों को जोड़ लो, 80 और 60, 6 6 12 और 14, यानी इसका मान हो गया 140 डिग्री, x का मान। ठीक है, हाँ, इस आकृति में कोई त्रुटि है, देखो ये 50 डिग्री, ये 50 डिग्री और ये बाहर वाला भी 50 डिग्री। हम जानते हैं कि दोनों अंतः कोणों का योग बाह्य कोण के बराबर होना चाहिए, तो यानी 50 और 50 इसको जोड़ेंगे तो इसका मान 100 डिग्री आएगा, और ये 50 डिग्री दे रखा है, यानी इसमें ये गलत है, इसका मान 100 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, अगले वाले पार्ट में हम करेंगे प्रश्नावली 6.2। तब तक आप 6.1 का और जो दूसरे भी प्रयास कीजिए, उन सब का आप रिवीजन कीजिएगा, और त्रिकोणों के प्रकार और कितने प्रकार के भुजाओं के आधार पर कितने हैं, कोणों के आधार पर कितने हैं, उन सब का आप रिवीजन कीजिए। अगले चैप्टर में हम करेंगे प्रश्नावली 6.2। ओके।